हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माको विजिलेंस, इसकी जो 5th यूनिट है उसे कंप्लीट हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बार 5th यूनिट जो है हमारे पास उसका सिलेबस देख लेते हैं। तो 5th यूनिट के अंदर हमारे पास टोटल क्या है, 4 चैप्टर्स है। ठीक है, सबसे फर्स्ट इज फार्माकोजिनोमिक्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, सेकंड इज ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन इन स्पेशल पॉपुलेशन, थर्ड इज CIOMS एंड फोर्थ इज CDSCO इंडिया एंड फार्माको विजिलेंस। चारों ही चैप्टर्स एंड हर एक एक टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज आप या तो जो हम लोगों ने जनरल सिलेबस डिस्कशन देखा फार्माको विजिलेंस का वो वीडियो जाकर के आप लोग देख सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो जो है वो भी आप जरूर से देख लेना, तो उससे आपको क्या है कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स है, इन्हें हम लोग बिल्कुल डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करने वाले। तो आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे एंड हर एक एक टॉपिक को हम लोग कोशिश करेंगे कि मतलब सिंपल एंड ब्रीफ के अंदर समझाया जा सके आपको। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड नोट्स जो है 5th यूनिट के वो ऑलरेडी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे वीडियो के अंदर जो ये नोट्स हैं ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, इसके अंदर मतलब पॉइंट्स के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, सारी चीजें लिखी भी नहीं हुई है। बाकी जो हमारे पास में नोट्स वेबसाइट पे अपलोडेड है वहां पर एक एक चीज, हर एक एक चीज जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक उसके अंदर कितना मैटर हम लोग को एटलीस्ट पढ़ना हो, प्रॉपर डिटेल के अंदर नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो आप क्या करें कि अगर मतलब आप चाहें तो सबसे पहले जाकर के नोट्स को डाउनलोड कर ले, उसका प्रिंट निकलवा ले एंड साथ में नोट्स को रख करके इस वीडियो को देखें तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। एंड अगर आप नोट्स डाउनलोड नहीं करना चाहते तो इस वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट जो है, जो भी नोट्स के अंदर लिखे गए वो सब कुछ डिटेल के अंदर डिस्कस करा जाएगा। तो आप उसको अच्छे से सुनना एंड साथ साथ आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम के लिए, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास में आता है फार्माकोजिनोमिक्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन की फार्माकोजिनोमिक्स जो है वो क्या होती है वो हम लोग को यहाँ पर जानना है। तो सबसे पहले फार्माकोजिनोमिक्स जो है ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, फार्माकोलॉजी प्लस जीनोमिक्स। अब फार्माकोलॉजी का मतलब हम लोग को पता है कि स्टडी ऑफ ड्रग्स या फिर साइंस ऑफ ड्रग्स, मतलब दवाइयां जो है उनकी पढ़ाई जो है उसे सिंपली फार्माकोलॉजी कहा जाता है। दूसरा आता है जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स जो है ये जीन वर्ड से मिलकर के बना है, तो इसके अंदर जीन्स की स्टडी एंड उनके फंक्शंस की जो स्टडी है वो करी जाती है। तो सिंपली फार्माकोजिनोमिक्स जो है ये 2 वर्ड से मिलकर के हमारे पास बन गया फार्माकोलॉजी प्लस जीनोमिक्स। एंड ये क्या होता है, ये होता है स्टडी ऑफ हाउ जीन्स इफेक्ट अ पर्सन्स रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। मतलब फार्माकोजिनोमिक्स के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि जीन्स जो है वो किस तरीके से, कोई भी एक इंसान है वो किस तरीके से ड्रग से रिस्पॉन्स कर रहा है, उस चीज को कैसे इफेक्ट करता है। तो जैसे सिंपली किसी भी इंसान ने कोई भी ड्रग किसी भी कारण से खाई, ठीक है, अब वो ड्रग हमने खाई तो जीन्स जो है वो उस ड्रग का रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होएगा उसको किस तरीके से इफेक्ट करता है, उसे सिंपली फार्माकोजिनोमिक्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब किस तरीके से जीन्स जो हैं वो ड्रग के रिस्पॉन्स को इफेक्ट करेंगे, उसी को सिंपली फार्माकोजिनोमिक्स जो है वो कहा जाता है। अब फार्माकोजिनोमिक्स जो है इसका मेन एम जो है वो ये रहता है कि टाइम टू टाइम जो है किसी भी पेशेंट का जो जेनेटिक बैकग्राउंड है उसे चेक करा जाए, जिससे ये पता लगा सके हम लोग कि जो भी दवाई एक पेशेंट को दी जा रही है, ठीक है, वो उनके ऊपर काम कर रही है नहीं करी, वो किसी तरह का साइड इफेक्ट जो है वो तो प्रोड्यूस नहीं करी। तो ये सब चीजों का ध्यान रखने के लिए जो फार्माकोजिनोमिक्स जो है इसे यूज करा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में ना 2 टर्म्स आती है। एक तो आती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसका क्या मतलब होता है, सिंपली जेनेटिक वेरिएशंस जो कि कॉमन होती है, मतलब एटलीस्ट 1% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर वो जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिल रही है, तो उन जेनेटिक वेरिएशंस जो है उन्हें पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। दूसरा टर्म हमारे पास में आता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे SNPs भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो म्यूटेशन चेंजेस देखने को मिलते हैं उसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेनली ये जाना कि फार्माकोजिनोमिक्स जो है इसका मतलब क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन हमसे बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास यही है कि हमने कोई भी दवाई ली, ठीक है, अब उस दवाई का जो रिस्पॉन्स आएगा वो चीज जो है जीन से किस तरीके से इफेक्ट होती है। इसकी एक और डेफिनेशन जो है डिटेल के अंदर वो भी नोट्स के अंदर लिखी हुई है, जो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस टू रिजल्ट इन वेरिएबल ड्रग रिस्पॉन्स एंड इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, ड्रग ट्रांसपोर्टर्स एंड ड्रग रिसेप्टर्स। मतलब इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस जो है उन्हें स्टडी करा जाता है, उन्हें
पढ़ा जाता है ये देखने के लिए कि भैया उसकी वजह से जो अलग अलग तरह के ड्रग रिस्पॉन्स आएंगे वो चीज़, एंड साथ साथ जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म जो है ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स का, ड्रग ट्रांसपोर्टर्स का एंड ड्रग रिसेप्टर्स का, उसकी भी स्टडी जो है वो इसके अंदर करी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में जो टॉपिक आता है वो आता है जेनेटिक्स रिलेटेड एडीआर विद एग्जाम्पल फोकसिंग पी के पैरामीटर्स। तो इस टॉपिक के अंदर भी हम लोग को सिंपली यही बताना है कि भैया जेनेटिक्स जो है, ठीक है, उससे किस तरीके से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो है वो रिलेटेड होती है। देन कुछ एग्जांपल्स हम लोग को पढ़ने हैं इसके ही, जो कि पीके पैरामीटर्स के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग को अच्छे से पता है कि जेनेटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं जो कोई भी एक ड्रग हम लोग ले रहे हैं उसके क्लिनिकल आउटकम्स को, मतलब उसके रिस्पॉन्स को इफेक्ट करती है। ठीक है, अब पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो है वो करी गई है ये चीज पता करने में कि कोई भी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ठीक है, उसका जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स जो है वो क्या होता है, इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी जो है वो करी गई है, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस जो है वो भी करी गई है। अब जो जेनेटिक्स रिलेटेड एडीआर होती हैं तो ये रिएक्शंस जो होती हैं क्या करती हैं, अलग अलग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के उन्हें भी इफेक्ट कर सकती है, जैसे कि लिवर को, स्किन को, मसल को, हार्ट को, ड्रग डिपेंडेंट मैनर के अंदर। अब कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, वो किसी भी तरह के ड्रग को कंज्यूम कर रहा है तो अब उनके अंदर एडीआर होने के कितने चांसेस है, कितने चांसेस नहीं है, वो उनके जेनेटिक मेकअप के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, क्योंकि जीन्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ड्रग का जो एक्शन प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, एंड जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जीन्स का रोल जो है वो रहता है। अब जो हर अलग अलग पेशेंट के अंदर या हर अलग अलग पर्सन के अंदर जो जेनेटिक वेरिएशंस मिलती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर कोई थेरापेटिक इफेक्ट ना है ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के अंदर एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है सेम ड्रग से ही देखने को मिल सकती है उनके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशंस है उसकी वजह से। अब यहाँ पर हमारे पास पीके पैरामीटर्स लिखा हुआ है, तो पीके पैरामीटर्स होते क्या है, तो सिंपली हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक वर्ड तो सुना ही है, तो पीके पैरामीटर्स का मतलब फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ही होता है। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स क्या करते हैं, ये बताते हैं कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन है, किस तरीके से ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को डिफाइन करने में मदद करते हैं। अब जो ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स होते हैं ये मदद करते हैं ट्रांसलेट करने में एंड समझने में कि किस तरीके से एक ड्रग जो है वो हमारी बॉडी से इंटरैक्ट करेगी। ठीक है, तो सिंपली पीके पैरामीटर्स जो है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स होते हैं, ये इस चीज में मदद करते हैं कि ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन है, ये सारी चीजें मिलकर के किस तरीके से उसकी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को डिफाइन करेंगे, एंड साथ साथ ये समझने में मदद करते हैं कि किस तरीके से ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के साथ इंटरैक्ट करती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला आएगा कॉलिनर्जिक ड्रग। तो कॉलिनर्जिक ड्रग्स वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या होगा कि कुछ पेशेंट्स जो हैं वो कॉलिनर्जिक ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत टाइम तक मसल रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मा कॉलिन एस्ट्रेज जो है उसकी इनहेरिटेड डेफिशिएंसी मतलब जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है। इसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है, अगर वो कॉलिनर्जिक ड्रग लेते हैं तो प्रोलॉन्ग्ड मसल रिलैक्सेशन जो है उनके अंदर देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आता है एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो कुछ पेशेंट्स जो कि एंटी मलेरियल ड्रग्स ले रहे हैं उनके अंदर हीमोलाइसिस देखने को मिलता है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज के वेरिएंट्स जो हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कतें जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। तो जैसे एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग हमारे पास आइसोनियाजिड है, ठीक है, उसका जो है स्लो मेटाबॉलिज्म बहुत सारे पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, एंड उसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है उनके अंदर हो जाती है। तो सिंपली जैसे कुछ पेशेंट्स जो है वो आइसोनियाजिड ड्रग जो है वो ले रहे हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए, तो उनके अंदर क्या है, स्लो मेटाबॉलिज्म होता है आइसोनियाजिड का, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी उनके अंदर हो जाती है। अब जैसे कुछ पेशेंट्स है जो कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, बट हमारे पास ऐसा देखने को मिला है स्टडीज के अंदर कुछ पेशेंट्स जो हैं वो CYP2D6, ठीक है, इसके पुअर मेटाबोलाइजर से मतलब इसे अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, तो उन पेशेंट्स के अंदर जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है उनके डोज के अंदर 50% रिडक्शन जो है वो करना पड़ता है नॉर्मल इफेक्ट देखने के लिए। अब जैसे हमारे पास में एक एंजाइम होता है थायोप्यूरिन एस मिथाइल ट्रांसफेरेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TPMT, ठीक है, ये जो है ये एक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है, एंड ये 6 मरकैप्टोप्यूरिन एंड एजाथायोप्रिन इन ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है। बट कुछ पेशेंट्स हैं जो कि TPMT डेफिशिएंट होते हैं या फिर उनके अंदर कोई नॉन फंक्शनल एलील इस एंजाइम का प्रेजेंट होता है, जैसे कि TP
TPMT*2 हो गया या फिर TPMT*3A हो गया, 3C हो गया, तो वो सारे पेशेंट्स जिसके अंदर TPMT जो है ये डेफिशिएंसी होती है इसकी या फिर इनके नॉन फंक्शनल एलील्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके अंदर सीवियर हेमाटोलॉजिक टॉक्सिसिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सबसे पहला वाला टॉपिक था फार्माकोजेनोमिक्स ऑफ ADR, ये वाला जो है वो कंप्लीट होता है। इसके अंदर हम लोगों ने सिंपली इसकी डेफिनेशन देख ली, दो टर्म्स देख ली। ठीक है, मेन एम क्या होगा फार्माकोजेनोमिक्स का वो देख लिया, देन जेनेटिक्स रिलेटेड ADR विद एग्जांपल फोकसिंग PK पैरामीटर्स। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जेनेटिक्स रिलेटेड ADR इसके बारे में थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स लिख देंगे कि जो जेनेटिक्स है वो बहुत हद तक एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड कहीं ना कहीं ड्रग जो है उसका इफेक्ट जो है वो जो प्रोड्यूस होता है वो जीन्स के ऊपर बहुत हद तक जो है वो डिपेंड करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देन PK पैरामीटर्स क्या होता है वो हम यहाँ पर बताएंगे, लास्ट में एग्जांपल्स जो है वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन इन स्पेशल पॉपुलेशन। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर तीन चीजें हमारे पास आती है, पीडियाट्रिक्स, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एंड जीराइट्रिक्स। ठीक है, तीनों ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो कुछ स्पेशल पॉपुलेशंस होती है, जो हमने यहाँ पर तीन टाइप की पॉपुलेशन मेंशन करी है, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उनके अंदर ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, हाई चांसेस होते हैं दिक्कतें आने के। तो इस वजह से इनके अंदर ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी पॉपुलेशन है जिसके अंदर ऐसी कौन सी स्पेशल पॉपुलेशन है जिसके अंदर ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन जो परफॉर्म करा जाता है, तो उसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर जो हम डिस्कस करें पीडियाट्रिक्स, देन सेकंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एंड थर्ड जीराइट्रिक्स, ये तीनों हम लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसके अंदर हमारे पास आएगा ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन एंड पीडियाट्रिक्स, मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उन्हें ड्रग्स जो है वो दी जाती है, उन ड्रग्स का जो सेफ्टी इवैल्यूएशन प्रॉपर्ली करा जाता है वो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इनके अंदर हमें क्या है, कुछ पॉइंट्स जो है सिंपली मेंशन करने हैं। जैसे सबसे पहले क्या है कि चिल्ड्रन के अंदर जो भी दवाइयां यूज हो रही है, ठीक है, उनकी सेफ्टी को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब जनरली दवाइयां बनाई जाती हैं, ठीक है, एंड देन जब उनका क्लिनिकल ट्रायल करा जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स चिल्ड्रन के ऊपर दवाइयां जो है वो ट्रायल नहीं करी जाती है। तो इस वजह से सेफ्टी जो है ड्रग्स की चिल्ड्रन के अंदर मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस चीज के ऊपर बहुत ही कम डेटा जो है वो हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, अभी जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, इसके अंदर जो बच्चों के लिए जो भी ट्रीटमेंट वगैरह यूज करे जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास में आती है। सबसे फर्स्ट ये आती है कि जो भी दवाइयां यूज हो रही हैं, मोस्ट ऑफ दवाइयां जो है वो अनलाइसेंस्ड है या फिर ऑफ लेबल मेडिसिन वो हैं। ठीक है, देन कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन हो गई, ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गई, हर्बल मेडिसिन हो गई, फ्रीली अवेलेबल है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बट इनका जो यूज है वो जनरली एविडेंस बेस्ड नहीं है, बहुत बार इनएप्रोप्रिएट यूज जो है इसका करा जाता है। ठीक है, देन बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं, जो मतलब जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, उनका अब्यूज जो है वो टीनेजर्स के द्वारा बहुत ज्यादा करा जाता है। ठीक है, अब जो 80% मेडिसिन हैं जो कि चिल्ड्रन के अंदर यूज हो रही हैं, तो वो प्रॉपरली लेबल्ड नहीं है। ठीक है, एंड डोजिंग इन्फॉर्मेशन जो है चिल्ड्रन के लिए वो भी उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 20 to 30% ड्रग्स जो है वही FDA के द्वारा अप्रूव्ड है एंड लेबल्ड है पीडियाट्रिक यूज के लिए। देन 38% जो न्यू ड्रग्स डेवलप करी जाती है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 38% ड्रग्स जो है वो चिल्ड्रन के लिए प्रॉपरली लेबल करी जाती हैं। अब जो ICH एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप होते हैं ना, उन्होंने कुछ गाइडेंस जो है इंडस्ट्री के लिए फाइनलाइज करी थी 2011 के अंदर, जिसका नाम था क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स इन द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए थे, जो कि पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों के लिए जो भी प्रोडक्ट वगैरह डेवलप करे जाते हैं उसके लिए गाइडेंस प्रिंसिपल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि ICH E11 के अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में आता है कि जो भी दवाई बच्चों को, चिल्ड्रंस को दी जाती है, ठीक है, वो प्रॉपरली जो है इवेल्युएटेड होनी चाहिए कि वो चिल्ड्रन के अंदर यूज करने के लिए सही है, उनके अंदर उसे यूज करा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट भी कहीं ना कहीं मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है, ठीक है, उसके अंदर पीडियाट्रिक स्टडीज जो है वो भी इंक्लूडेड होनी चाहिए जब उसे मतलब चिल्ड्रन के अंदर यूज करा जा रहा है। तो मतलब अगर किसी भी ड्रग को चिल्ड्रन के अंदर यूज करा जाएगा, तो जब क्लिनिकल ट्रायल करी जा रही है तो वहां पर पीडियाट्रिक स्टडीज जो है वो भी परफॉर्म करी जानी चाहिए। देन जो भी पीडियाट्रिक पार्टिसिपेंट्स है जो उस क्लिनिकल ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उनके राइट्स जो है उन्हें प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना होगा एंड कोई भी तरह का रिस्क से उन्हें हमें बचा के रखना है। देन
जो भी दवाइयाँ चिल्ड्रन को दी जा रही है, पीडियाट्रिक पेशेंट्स को दी जा रही है, तो वो चीज़ जो है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज की, रेगुलेटरी अथॉरिटीज की, हेल्थ प्रोफेशनल्स की एंड सोसाइटी की, सबकी मिलकर के कि भैया चिल्ड्रन जो हैं वो सही दवाइयाँ यूज करें, उन्हें किसी भी तरह की गलत दवाई जो है वो ना दी जाए। ठीक है, तो ये जनरल प्रिंसिपल्स है जो कि ICH-E11 गाइडलाइंस के अंदर दिए गए हैं, जिससे कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करा जाता है पीडियाट्रिक्स के लिए, उसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे कोई भी दवाई जो है वो बनाई जा रही है पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए, मतलब चिल्ड्रन के लिए कोई भी दवाई बनाई जा रही है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो वो हमें कंसिडर करने होंगे, उसकी फार्मास्यूटिकल डिजाइन जो है वो सही रहे उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मिनिमम एज जो है वो वहां पर डिफाइन होनी चाहिए कि जो टारगेट ग्रुप है जिन्हें दवाई दी जाएगी उनकी मिनिमम एज क्या है, वो चीज वहां पर स्पेसिफाइड होनी चाहिए। देन वो जो पर्टिकुलर दवाई है वो किस कंडीशन को ठीक करने के लिए बनाई जा रही है, वो चीज वहां पर मेंशन होनी चाहिए। देन जो डोज है एंड जो डोजिंग रेजिमेन है उसकी क्रिटिकलिटी जो है वो प्रॉपरली वहां पर डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या रहेगा थेरेपी का, मतलब दवाई जो है वो कितने टाइम तक के लिए पेशेंट को दी जानी चाहिए, एंड साथ साथ डोजिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, वो चीज भी वहां पर डिफाइंड रहनी चाहिए। देन जो दवाई है वो पेशेंट को किस एनवायरमेंट सेटिंग के अंदर दी जाएगी, वो भी प्रॉपरली वहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि कंसिडर करने होंगे हम कोई भी पीडियाट्रिक मेडिसिन को डेवलप करेंगे तो वहां पर। ठीक है, अब जैसे चिल्ड्रन या पीडियाट्रिक पेशेंट्स जो हो गए उनके अंदर एडवर्स ड्रग रिएक्शन डेवलप होने के कुछ जनरल रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले आते हैं फिजियोलॉजिकल कॉजेज। जैसे जो चिल्ड्रन है जिसे दवाई दी जा रही है, मतलब जो भी बच्चा है उसे दवाई दी जा रही है, उसकी एज जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, देन सेकेंड आता है इनडायरेक्ट कॉज। इनडायरेक्ट कॉज के अंदर क्या आता है कि पॉली फार्माकोथेरेपी, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग्स, ज्यादा नंबर ऑफ ड्रग्स जो है वो बच्चे को दी जा रही है। ठीक है, या फिर कोई बच्चा जो है वो ज्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में रह रहा है तो उससे भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस कहीं ना कहीं हो जाते हैं, या फिर जो बच्चा है वो क्रिटिकली इल है, मतलब उसे बहुत ही सीरियस बीमारी है, तो उस वजह से भी क्या है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन डेवलप होने के चांसेस कहीं ना कहीं रहते हैं। देन लास्ट आते हैं iatrogenic कॉज। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई अनलाइसेंस्ड या फिर ऑफ लेबल मेडिसिन जो है उसे यूज कर लिया जिसके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, या फिर जो स्टाफ है, ठीक है, जो दवाई बच्चों को दे रहा है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। ठीक है, या फिर वो क्या है कि सीरियसली इल चिल्ड्रन जो है उन्हें ट्रीट करने के लिए प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। तो एक जनरल रिस्क फैक्टर्स है जिनकी वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है बच्चों के अंदर डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है, अगर हमारे पास पीडियाट्रिक्स वाला जो क्वेश्चन है, ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन पीडियाट्रिक्स वाला क्वेश्चन अगर हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर आता है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में आएगा ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। मतलब कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेटिंग वुमेन है, तो उनके अंदर उन्हें जो भी दवाइयां दी जाती है उसके लिए ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो भी ड्रग्स प्रेगनेंसी के टाइम या फिर लैक्टेशन के टाइम यूज हो रही है तो उसे यूज करने के लिए स्पेशल कंसिडरेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे मदर दवाई लेगी तो मदर एंड चाइल्ड दो लोग जो है वो उस दवाई को लेने से इफेक्ट होंगे, तो इस वजह से प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन वाली जो सिचुएशन है वहां पर बहुत ही स्पेशली कंसिडर करना जरूरी है दवाई देने के पहले। ठीक है, अब बहुत सारी प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग वुमेन जो है वो एक्यूट या फिर क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जो है उनकी दवाइयां रेगुलरली लेती हैं, या फिर उन्हें अल्कोहल या टबैको जो है उसकी आदत होती है, तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं दोनों को ही इफेक्ट कर सकती हैं। देन इसके बाद में जैसे कोई भी प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन है, ठीक है, वो कुछ दवाइयां ले रही है, तो उनसे क्या होगा कि उनकी फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक रिस्पॉन्स जो है ड्रग के वो कहीं ना कहीं चेंज हो सकते हैं, उसकी वजह से कोई अजीब सी बीमारी जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम हो सकती है। अब मोस्ट कॉमनली जो दवाइयां प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के टाइम यूज होती है वो एंटीमाइटिक्स आते हैं, मतलब उल्टी वगैरह होती है तो उससे रोकने के लिए। देन एंटासिड्स आते हैं, एंटी हिस्टामाइंस आते हैं एलर्जी वगैरह से बचने के लिए, एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर्स यूज होते हैं, देन एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है, ये कुछ बहुत ही कॉमन सी दवाइयां हैं जो यूज हो सकती हैं प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के टाइम। अब सारी की सारी ड्रग्स जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है उनका ये चांसेस होते हैं कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच सकती है एंड फीटस को इफेक्ट कर सकती है। एंड बहुत सारी ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो कि टेरेटोजेनिसिटी भी कॉज कर सकती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। अब कुछ लाइव वायरस वैक्सीन होती हैं जैसे कि मीजल्स की हो गई, मम्स की हो गई, पोलियो, रुबेला, इन्हें अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम, क्योंकि
इनका बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट जो है फीटस के ऊपर हो सकता है। देन कुछ इनएक्टिव वायरस वैक्सीन हमारे पास में होती है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा की हो गई, रेबीज की हो गई, हेपेटाइटिस बी की हो गई, या फिर टॉक्सोइड्स हो गई, ठीक है, जैसे कि डिप्थेरिया, टीटनेस, ये वाली जो है सेफ होती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, इन्हें यूज करा जा सकता है। देन नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास में टॉपिक आता है प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो भी प्रेगनेंसी के टाइम ली जाती हैं वो इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच सकती है, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स जो हैं, हमें पता है कि ड्रग जो है वो फीटस तक पहुंचेगी, तो फीटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए भी कुछ ड्रग्स दी जाती है, जैसे कि फीटस है उसे टैकीकार्डिया हो गया तो उसे ठीक करने के लिए फ्लिकेनाइड ड्रग जो है वो दी जाती है, ठीक है। अब ऐसी ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि इंसुलिन हो गए, हेपारिन हो गए, तो इनका बिल्कुल नेग्लिजिबल ट्रांसफर होता है प्लेसेंटा से, ठीक है। एंड कुछ ड्रग्स जो कि स्मॉल होती हैं, अनचार्ज होती है फिजियोलॉजिकल पीएच पर एंड हाईली लिपिड सॉल्युबल होती है, वो प्लेसेंटा को बहुत ही स्पीड से जो है वो क्रॉस कर लेती है, जैसे कि थायोपेंटल है, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स हैं जो कि चार्ज है एंड हाईली आयनाइज्ड है फिजियोलॉजिकल पीएच पर, वो डिफ्यूज होती है प्लेसेंटा से बट बहुत ही स्लो रेट पे होती है, जैसे कि हेपारिन हो गए एंड सक्सिनाइल कोलिन हो गए। अब कुछ एंजाइम्स एंड ट्रांसपोर्टर्स जो है प्लेसेंटा के अंदर, वो क्या करते हैं कि फैसिलिटेट कर सकते हैं, मतलब हेल्प कर सकते हैं ड्रग ट्रांसफर के अंदर, या फिर ड्रग ट्रांसफर को रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स के अंदर हम लोगों ने यही देखा कि किस तरीके से ड्रग्स जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच सकती है, एंड अलग अलग ड्रग्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। देन एक हमारे पास आता है एफडीए रिस्क कैटेगरी ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम कुछ ड्रग्स जो है वो रिस्क कॉज कर सकती हैं, वो एक लिस्ट जो है एफडीए के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास ड्रग दी गई है ना, उनकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो दिया गया। तो एंटीबायोटिक्स के अंदर हमारे पास आती है क्लोरेमफेनिकोल, जो कि ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है वो कॉज कर सकती है। देन टेट्रासाइक्लिन्स, ये जो है डेंटल डिसकलरेशन कॉज कर सकती है एंड डेंटल डिफॉर्मिटी कॉज कर सकती है। देन इनहिबिशन ऑफ बोनी ग्रोथ एंड कैटरेक्ट ये कॉज कर सकते हैं। देन कुछ हार्मोनल एजेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, ये ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब ग्रोथ को रोक सकते हैं, क्लेफ्ट पैलेट एंड लिप जो है ये सारी चीजें कॉज कर सकते हैं। देन कुछ एंटी थायराइड ड्रग्स हमारे पास आती हैं जो क्या करती हैं कि नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कर सकती है एंड गोइट्रे कॉज कर सकती है। देन कुछ दूसरी ड्रग्स आती है जैसे कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ये मल्टीपल फीटल मेलफॉर्मेशंस एंड अबॉर्शन जो है वो कॉज कर सकती है। अब लास्ट इसके अंदर हम लोग देखेंगे ड्रग्स ड्यूरिंग लैक्टेशन, मतलब जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं उस टाइम पर जो ड्रग्स वगैरह ली जाती हैं। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उन्हें दवाइयां लेना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बट अगर दवाई लेना जरूरी है तो एटलीस्ट जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि हमारे पास डाइकोमेरोल होती है, वारफेरिन होती है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है जैसे कि साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया, मेथोट्रेक्सेट हो गया, डायजेपाम हो गया, एंटीसाइकोटिक्स हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स है जो कि बिल्कुल भी लैक्टेशन के टाइम नहीं लेनी चाहिए, या फिर ऐसी ड्रग्स जो कि लैक्टेशन को सप्रेस कर दे, ठीक है, जैसे कि लेवोडोपा हो गए, ब्रोमोक्रिप्टिन हो गए, ये ड्रग्स भी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई दवाई लेनी ही है तो सेफेस्ट जो ड्रग ले सकते हैं डॉक्टर से रिकमेंड करके, वही सेफ ड्रग जो है वो लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर देखने थे ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के अंदर। अब लास्ट आता है ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन इन जेराट्रिक्स। तो जेराट्रिक्स मतलब जो ओल्डर या फिर एल्डर पेशेंट्स होते हैं जिनकी एज जो है वो 60 प्लस होती है, उनकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उनके अंदर ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन जो है वो किस तरीके से, मतलब क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर हम लोग को देखने हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे मतलब एल्डरली पेशेंट्स के अंदर एडवर्स ड्रग रिएक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं मल्टीपल कोमोबिडिटीज की वजह से। मतलब कि जैसे क्या होता है कि ज्यादा एज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी क्रॉनिक कंडीशंस, बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड डिजीज हो गई, अस्थमा हो गया, आर्थराइटिस हो गया, मतलब ऐसे अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है जिसकी वजह से ज्यादा दवाइयां खानी पड़ती हैं। उसकी वजह से क्या है एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर अलग अलग तरह की दवाइयां जो है वो यूज करी जाती है, जैसे कि क्रॉनिक डिजीज जो हुई है उसे ठीक करने के लिए दवाई यूज कर ली, पेन को ठीक करने के लिए यूज कर लिया, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ को सही करने के लिए जो है दवाइयां यूज कर ली, ठीक है। अब एज रिलेटेड चेंजेस जो है वो वहां पर आ जाते हैं, ड्रग का इफेक्ट जो है वो भी एल्डर पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ अलग तरीके से आता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसके साथ साथ दवाइयों का यूज जो है वो भी बदल जाता है, साथ साथ एडवर्स ड्रग रिएक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जो ओल्डर पेशेंट्स है उन्हें जो भी दवाइयां दी जा रही है उसकी क्वालिटी चेक करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, ये दवाइयों से अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं एज कम्पेयर टू यंगर पेशेंट्स, ठीक है। एंड ये जो डिफरेंसेस है वो 75 प्लस जो एज रहती है लोगों की उसके अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं।
अब मेडिकेशंस यूज्ड बाय ओल्डर पीपल, मतलब जो ज्यादा एज के लोग होते हैं उनके द्वारा जनरली कौन सी दवाइयां जो है वो यूज करी जाती है, तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, जैसे कि कोई भी उनको बीमारी है तो उससे रिलेटेड उन्हें दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है, वो यूज करते हैं। देन ओवर द काउंटर मेडिकेशन, मतलब जनरल यूज वाली दवाइयां वो ले सकते हैं। देन कुछ हर्बल मेडिसिन ले सकते हैं। देन कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है वो भी वो कंज्यूम कर सकते हैं। देन क्वालिटी मेजर्स ऑफ ड्रग प्रेस्क्राइब, मतलब ओल्डर पेशेंट्स को जब ड्रग प्रेस्क्राइब करी जाए तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे इन अप्रोप्रिएट मेडिसिन जो है वो उन्हें कभी भी नहीं देनी है, ठीक है। उसके बाद में जो दवाइयां दी जा रही है उनका साइड इफेक्ट्स एंड उनके जो ड्रग लेवल्स है उन्हें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जो उन्हें प्रॉपरली अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन अगर दवाई दी जा रही है तो उसके अंदर पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी रखना कहीं ना कहीं जरूरी है, ठीक है। देन पॉलीफार्मेसी, मतलब मोर देन 2 ड्रग्स जो है वो कंज्यूम करी जा रही है पेशेंट के अंदर, तो उसका क्या इफेक्ट होता है एल्डर पेशेंट्स के ऊपर। तो पहले हम लोगों ने देखा है कि जो ओल्डर पेशेंट्स है वो उनको ज्यादा रिस्क होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का, क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। ड्रग क्लियरेंस जो है वो कम हो जाता है एज के साथ में, तो इस वजह से अगर ज्यादा ड्रग्स लेते हैं तो उसकी वजह से जो चांसेस होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन के वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन अगर पॉलीफार्मेसी रहेगा, मतलब मोर देन 1 ड्रग जो है वो या मोर देन 2 ड्रग्स कंज्यूम करी जा रही है, तो उससे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस जो है वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड वाला टॉपिक था ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन इन स्पेशल पॉपुलेशन, जहाँ पर हम लोगों ने 3 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है CIOMS, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब CIOMS जो है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मेडिकल साइंसेज। अब CIOMS होता क्या है? ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जॉइंटली एस्टेब्लिश करी गई है WHO एंड यूनेस्को के द्वारा 1949 के अंदर, ठीक है। तो CIOMS एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि WHO एंड यूनेस्को ने मिल करके 1949 के अंदर एस्टेब्लिश करी थी। तो इसका मेन एम ये है कि जो रिलेशंस हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में, जैसे यूनाइटेड नेशंस एंड उसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है उनके बीच में रिलेशंस को मेंटेन करके रखने का काम जो है मेन इसका रहता है। देन जो मेन मिशन है, मेन एम है CIOMS का, वो ये है कि पब्लिक हेल्थ जो है उसे एडवांस करा जा सके, ठीक है, एंड लोगों को गाइड करा जा सके कि हेल्थ जो है उसे किस तरीके से मेंटेन करा जा सकता है, एंड रिसर्च वगैरह जो है हेल्थ से रिलेटेड उसे प्रमोट करा जा सके। देन एथिक्स एंड सेफ्टी जो है ड्रग्स वगैरह की मेडिकल प्रोडक्ट की उसे मेंटेन करा जा सके, ठीक है। ये सारे जो है हमारे पास में मेन एम रहते हैं जिसके लिए CIOMS जो है इसे बनाया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख लेते हैं CIOMS की। तो 1949 के अंदर एक काउंसिल जो है वो फॉर्मली जो है बनाई गई थी ब्रुसेल्स के अंदर WHO एंड यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। देन 1952 के अंदर जो अभी नाम है इसका CIOMS, वो नाम इसे दिया गया था। 1959 के अंदर वियना मीटिंग हुई थी कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर। देन 1977 के अंदर लॉन्च हुआ था एथिक्स ऑफ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमंस, मतलब जैसे ह्यूमंस को इन्वॉल्व करके जो भी रिसर्च करी जा रही है तो उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस वगैरह जो है वो सब यहाँ पर इशू हुई थी। देन 1982 के अंदर एडॉप्शन बाय UN ऑफ CIOMS मेडिकल एथिक्स फॉर प्रिजनर्स, तो जो भी प्रिजनर्स है मतलब जेल में जो भी लोग हैं उनके लिए CIOMS मेडिकल एथिक्स जो है वो अडॉप्ट करी गई थी UN के द्वारा, ठीक है। देन 1993 के अंदर CIOMS फोकस ऑन फार्माकोविजिलेंस एंड रिपोर्टिंग ADR, तो CIOMS जो है उन्होंने फार्माकोविजिलेंस एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करने के ऊपर फोकस करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। देन लास्ट आता है 2016 के अंदर न्यू CIOMS एथिकल गाइडलाइंस जो बनाई गई थी हेल्थ रिलेटेड रिसर्च के ऊपर, जिसके अंदर ह्यूमंस को भी इन्वॉल्व करा गया था, ठीक है। देन इसके बाद में मेंबर्स इन CIOMS, तो सबसे पहले 44 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे बायोमेडिकल डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं। देन 26 इंटरनेशनल मेंबर्स इसके अंदर होते हैं जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आती है, जैसे कि वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन हो गया, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन हो गया। देन लास्ट 18 नेशनल मेंबर्स होते हैं जो मेनली रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल एकेडमीज को, ठीक है, जो कि साइंस एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल से रिलेटेड होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक एंड मेन जो हमारे पास में 2 टॉपिक CIOMS के अंदर आते हैं वो है CIOMS वर्किंग ग्रुप्स एंड CIOMS फॉर्म, ठीक है। तो CIOMS वर्किंग ग्रुप के अंदर क्या आएगा? तो CIOMS वर्किंग ग्रुप के द्वारा बहुत सारे जो ड्रग सेफ्टी टॉपिक्स है वो कवर करे गए थे, ठीक है। तो जो सीनियर साइंटिस्ट हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एकेडमिया से, वो सब एक साथ आए जिससे कि वो गाइडलाइंस डेवलप कर सके इंटरनेशनल रिपोर्टिंग ऑफ ADR के ऊपर, ठीक है। देन पीरियडिक सेफ्टी
अपडेट समरीज के ऊपर, देन डेवलपमेंट सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट के ऊपर, ऐसे अलग अलग चीजों के ऊपर गाइडलाइंस डेवलप करने के लिए सीनियर साइंटिस्ट जो अलग अलग फील्ड से वो एक साथ आए, ठीक है। देन वर्किंग ग्रुप जो है इसके अंदर जनरली 10 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नोट्स जो है उसके अंदर प्रॉपर एक टेबल प्रेजेंट है, जहां पर एक तरफ हम लोगों ने सारे के सारे वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो लिख रखे हैं, ठीक है, एंड दूसरी तरफ रिपोर्ट मतलब उस वर्किंग ग्रुप के अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व है एंड किस ईयर के अंदर वो वर्किंग ग्रुप जो है वो बनाया गया था, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वर्किंग ग्रुप आता है CIOMS फर्स्ट। इसके अंदर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग ऑफ ADR जो है ये वाला पॉइंट इंक्लूड करा गया था एंड 1990 के अंदर ये वाला जो वर्किंग ग्रुप है वो बनाया गया था। देन आता है सेकंड, ये 1992 के अंदर बनाया गया था, इसके अंदर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग करी जाती है पीरियोडिक ड्रग सेफ्टी अपडेट समरीज की, ठीक। देन उसके बाद में आता है थर्ड जो है 1995 के अंदर बनाया गया था, इसके अंदर गाइडलाइंस दी गई थी जिससे कि कोर क्लिनिकल सेफ्टी इंफॉर्मेशन जो है ड्रग्स के ऊपर वो प्रिपेयर करी जाए, ठीक है। देन आता है फोर्थ जो कि 1998 के अंदर आया था, इसके अंदर क्या है, जो भी मार्केटेड ड्रग्स है, जो भी ड्रग्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उनका बेनिफिट रिस्क बैलेंस जो है उसे मेंटेन करने का काम इनका था। देन फिफ्थ के अंदर 1999 के अंदर ये आया था एंड इसके अंदर जो भी करंट चैलेंजेस है फार्माकोविजिलेंस के अंदर उससे रिलेटेड जो भी प्रैग्मेटिक अप्रोचेस है वो इसके अंदर डिस्कस करी गई थी। देन CIOMS वर्किंग ग्रुप ऑन SMQs, ठीक है, इसका ये जो है ये 2004 के अंदर आया था, इसके अंदर डेवलपमेंट एंड रैशनल यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मेड DRA क्वेरीज रिट्राइविंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन विद मेड DRA। तो इसके अंदर जो स्टैंडर्डाइज्ड मेड DRA क्वेरीज है उनका डेवलपमेंट एंड रैशनल यूज जो है वो करा गया था एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है उसे रिट्राइव करा गया था मेड DRA के साथ में। देन आता है सिक्स्थ जो कि 2005 के अंदर आया था एंड ये क्या करता है कि जो भी सेफ्टी इंफॉर्मेशन आई है क्लिनिकल ट्रायल्स से उसे मैनेज करने का काम करता है। देन आता है सेवेंथ, ये 2006 के अंदर आया था, इसके अंदर क्या होता है कि डेवलपमेंट सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट जो वो इसके अंदर आती है, ठीक है। देन आता है एज जो है 2010 के अंदर आया था, इसके अंदर फार्माकोविजिलेंस के अंदर सिग्नल डिटेक्शन के लिए जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। देन नाइन्थ जो कि 2014 के अंदर आया था एंड इसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोचेस जो हैं रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जो भी है उनके लिए वो चीज इसके अंदर इंक्लूडेड थी। देन CIOMS वर्किंग ग्रुप 10th जो कि 2016 के अंदर आया था एंड इनका काम था एविडेंस सिंथेसिस करना एंड मेटा एनालिसिस करना ड्रग सेफ्टी के लिए, ठीक है। देन CIOMS वर्किंग ग्रुप 11 जो कि 2018 के अंदर आया था, इसके अंदर पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट मेडिसिन के डेवलपमेंट एंड सेफ यूज के अंदर जो है वो इसके अंदर स्टडी करा गया था। देन आता है ट्वेल्थ जो है वो 2019 के अंदर आया था, इसके अंदर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स का जो बेनिफिट रिस्क बैलेंस है उसे स्टडी करा गया था, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर आएगा वो आएगा CIOMS फॉर्म, ठीक है। तो CIOMS फॉर्म जो है ये एक ऐसा फॉर्म है जिसकी मदद से मतलब जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है उनकी रिपोर्टिंग जो है वो इसकी मदद से करी जाती है, ठीक है। तो इस फॉर्म जो है ये हमारे पास में एक प्रॉपर फॉर्म दिया गया है, वही फॉर्म हम लोग को याद करना है, अगर पूछा जाता है तो प्रॉपर वही फॉर्म जो है हमें एग्जाम के अंदर बना के आना है। उसी तरीके से वर्किंग ग्रुप अगर हमारे पास पूछे जाते हैं तो यही पूरी की पूरी टेबल जो हमें वहां पर बनानी है। तो अब जो ये CIOMS फॉर्म है ये हम लोग यहाँ पर बुक के अंदर देख लेते हैं, बाकी इसकी फोटो मैं यहाँ पर एक बार स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, नोट्स के अंदर तो इसकी प्रॉपर फोटो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो ये जो CIOMS फॉर्म होता है सबसे पहले तो यहाँ पर इसके अंदर ये हमारे पास बॉक्स रहता है सस्पेक्ट एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट, ठीक है। देन सबसे फर्स्ट इसके अंदर आता है रिएक्शन की इंफॉर्मेशन जिसके अंदर पेशेंट के इनिशियल्स मतलब पेशेंट का कंप्लीट नाम आता है, कंट्री आती है, देन उसकी डेट ऑफ बर्थ आती है, एज आता है, सेक्स आता है, देन रिएक्शन जो है वो कब हुई वो चीज आती है, ठीक है। उसके बाद में रिएक्शन जो है प्रॉपरली यहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है, देन उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्हें अच्छे से यहाँ पर चेक हम लोग को करना होता है। सेकेंड पॉइंट आता है सस्पेक्ट ड्रग की इंफॉर्मेशन, मतलब जो ड्रग हम लोग को लगता है कि इसकी वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुई है तो उस ड्रग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पर लिखनी होती है कि सस्पेक्ट ड्रग जो है उसका नाम क्या है, उसका जेनेरिक नेम क्या है, डेली डोज कितना लिया हुआ है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है, इंडिकेशंस क्या है उसे यूज करने के, देन थेरेपी की डेट्स क्या है, कब से लेकर के कब तक उस दवाई को लिया गया है, उसकी ड्यूरेशन क्या रही है, ठीक है। अब जो रिएक्शन है वो दवाई को रोकने के बाद में खत्म हुई या नहीं हुई, एंड देन अगर दवाई वापस ली तो क्या रिएक्शन वापस हम लोग को देखने को मिली, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हमें मेंशन करनी है। देन इसके अंदर थर्ड पार्ट आता है कंकोमिटेंट ड्रग्स एंड हिस्ट्री, मतलब कोई दूसरी ड्रग्स वगैरह साथ में ली हो एंड मतलब उसकी हिस्ट्री। तो कंकोमिटेंट ड्रग्स एंड डेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी दूसरी ड्रग्स हैं एंड उन्हें
कब कब लिया गया, देन कोई दूसरी रेलिवेंट हिस्ट्री डायग्नोस्टिक की, एलर्जी की, प्रेगनेंसी विद लास्ट मंथ ऑफ पीरियड, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। देन फोर्थ एंड लास्ट जो हमारे पास में कॉलम आता है वो आता है मैन्युफैक्चरर की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब वो दवाई जो है वो किन्होंने बनाई, उनका नाम एंड उनका एड्रेस, देन उनका MFR कंट्रोल नंबर, देन मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो डेट रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरर जो उनके द्वारा जब रिसीव करी गई थी वो डेट क्या है, देन रिपोर्ट करना है, सोर्स क्या है, देन उसके बाद में डेट इस रिपोर्ट की क्या है, रिपोर्ट का टाइप क्या है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे पास में CIOMS फॉर्म जो है वो होता है। यही फॉर्म हम लोग को बना के आना होगा अगर एग्जाम के अंदर हमसे पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला टॉपिक जो है CIOMS वो भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आता है CDSCO एंड फार्माकोविजिलेंस। तो CDSCO के बारे में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड के अंदर 7th सेमेस्टर के अंदर बहुत ही अच्छे से डिटेल के अंदर पढ़ा था, ठीक है। ये हमारे पास में होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी होती है इंडिया की, ठीक है। तो सबसे पहले तो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी पढ़ा है। ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी अलग अलग इंफॉर्मेशन हमारे पास में, अलग अलग डेटा हमारे पास में अलग अलग एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर से आया है, ठीक है, उसे कलेक्ट करना एंड देन उसे एनालाइज करना एंड उसके बाद में जो भी उसकी रिपोर्ट बनी है वो CDSCO को भेजना, ये जो है वो फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया का काम होता है। अब CDSCO जो है इन्होंने एक नेशन वाइड फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करा था एंड किसके सपोर्ट से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन विद इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो कि गाजियाबाद के अंदर है, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, इनके साथ मिलकर के जो है एक नेशन वाइड फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम जो है वो एस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। एंड वो क्या करता है कि प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस जो भी है रेगुलेटरी इंटरवेंशंस के लिए उन्हें वो रिकमेंड करते हैं। अब जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है CDSCO की, वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो होती है। CDSCO जो है रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी एक्शंस होते हैं, डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं वो, ठीक है। एंड वो भी रिकमेंडेशंस जो कि NCC या फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो है, IPC गाजियाबाद, इन सब के साथ में मिलकर के जो है ये प्रॉपरली रेगुलेटरी एक्शन जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग को थोड़ा बहुत CDSCO एंड फार्माकोविजिलेंस के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग के पास जैसे डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो हम फार्माकोविजिलेंस के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, CDSCO के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज हमारे पास में है कि DNC एक्ट जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, जिसके बारे में हम लोग फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स है 1940 के अंदर एक्ट आए थे, 1945 के अंदर रूल्स आए थे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स है, ठीक है, उनके इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चर को, डिस्ट्रीब्यूशन को एंड सेल जो है उसे रेगुलेट करना, ठीक है। तो सिंपली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये 1940 के अंदर आया था एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये था कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स जितने भी है उनका इंपोर्ट, मतलब बाहर की कंट्री से इंडिया के अंदर उनका आना, देन उनका बनना, मैन्युफैक्चर होना, डिस्ट्रीब्यूट होना एक जगह से दूसरी जगह, उनका जो सेल होना, ये सारी चीजों को रेगुलेट इसके अंदर करा जाता है, ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर मेनली ये आता है कि जो भी ड्रग्स बाहर से इंडिया के अंदर आ रही है, ठीक है, उस चीज को रेगुलेट करना जिससे कि कोई भी खराब क्वालिटी की ड्रग जो है वो इंडिया के अंदर ना आए, ठीक है। देन किसी भी तरह की सब स्टैंडर्ड या स्प्यूरियस ड्रग जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के अंदर ना हो, उस चीज को भी ये रोकने में मदद करता है। देन जो भी सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्रग्स का इंडिया के अंदर, वो ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड पर्संस के द्वारा ही हो, ये चीज भी इसके अंदर रेगुलेट करी जाती है। देन जो भी आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानियन, होम्योपैथिक ड्रग्स है उनका भी जो मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, उस सारी चीजों को भी एक एक्ट कंट्रोल करने में मदद करता है। देन जितने भी लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस है जहां पर दवाइयां बन रही हैं, बिक रही हैं, ठीक है, उनको ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन उसका होना, ये वाली चीज भी इसी एक्ट के अंदर आती है, ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे पॉइंट्स जो इसके अंदर मेंशन है, नोट्स के अंदर लिखे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां से आप लोग उसे कवर कर सकते हैं। देन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर हमारे पास में कुछ चैप्टर्स है। चैप्टर फर्स्ट जिसके अंदर इंट्रोडक्शन एंड कुछ डेफिनेशंस आती है, चैप्टर सेकंड जिसके अंदर DTAB, DCC एंड CDL के बारे में लिखा होता है, चैप्टर थर्ड जिसके अंदर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, देन चैप्टर फोर्थ जिसके अंदर मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, देन चैप्टर 4A जिसके अंदर प्रोविजंस है रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, एंड लास्ट आता है चैप्टर 5 जिसके अंदर कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन जो है वो रहती है।
अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है शेड्यूल वाई, जिसके अंदर से बहुत बार हमारे पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो शेड्यूल वाई के अंदर मेनली क्या आता है, इट डील्स विद द रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस फॉर परमिशन टू इंपोर्ट एंड और मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स फॉर सेल और टू अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, तो शेड्यूल वाई जो है इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस होती हैं जिससे कि हमें परमिशन मिले किसी भी नई ड्रग को इंपोर्ट करने का, मैन्युफैक्चर करने का या सेल करने का, ठीक है, वो चीज इसके अंदर आती है। या फिर रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो करने के लिए, उसकी परमिशन के लिए हम लोग को चाहिए होती है, ये सारी चीजें जो वो शेड्यूल वाई के अंदर आती है। ठीक है, अब आता है एप्लीकेशन फॉर परमिशन। तो जैसे न्यू ड्रग की इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल हो गया, ठीक है, या फिर न्यू ड्रग जो है उसकी क्लिनिकल ट्रायल होगी, तो उसके लिए परमिशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस वगैरह होते हैं उसके लिए जो फॉर्म को फिल करके अप्लाई करा जाता है, वो फॉर्म 44 के अंदर अप्लाई करा जाता है। एंड इसके अंदर कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन भी आती है, जैसे इंफॉर्मेशन, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन, जो कि आइटम 2 ऑफ अपेंडिक्स फर्स्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। आइटम 2 जो है वो है एनिमल फार्माकोलॉजी डेटा, एंड इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो है स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, जनरल फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, देन फार्माकोकाइनेटिक डेटा, देन एनिमल टॉक्सिकोलॉजी डेटा, ह्यूमन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डेटा, रेगुलेटरी स्टेटस इन अदर कंट्रीज, फुल प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन। तो ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है ये हमें फिल करके उस एप्लीकेशन के अंदर भेजनी होती है जब भी हमें परमिशन चाहिए होती है तो। ठीक है, देन क्लिनिकल ट्रायल जो है, क्योंकि शेड्यूल वाई के अंदर क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड हमारे पास में ये सब चीजें आती है, तो इसलिए क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है अप्रूवल फॉर क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल जो है न्यू ड्रग पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हमें प्रॉपरली अप्रूवल जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लेना होता है। देन उसके बाद में कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भी क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है उन्हें इंप्लीमेंट करना एंड मेंटेन करना। देन इन्वेस्टिगेटर जो है उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि ट्रायल जो है वो प्रोटोकॉल एंड जीसीपी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। देन आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो इसका सिंपली ये मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, जिन्हें ट्रायल के अंदर इन्वॉल्व करा जा रहा है, मतलब ड्रग्स जिनको भी दी जा रही है, ठीक है, उनका रिटर्न कंसेंट हमारे पास में होना चाहिए, जो उन्होंने फ्रीली साइन करा हो, ठीक है, उन्होंने प्रॉपरली इन्फॉर्म करा गया, उसके बाद में उनका रिटर्न कंसेंट जो है वो हमारे पास में होना चाहिए। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एथिक्स कमेटी। तो उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि जितने भी ट्रायल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जितने भी लोग उस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करें, ठीक है, उनके राइट, सेफ्टी एंड वेलबींग जो है, उन सब चीजों को प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उनका ध्यान रखना। ठीक है, देन इसके बाद में हमारे पास में जो 4 फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के, फर्स्ट आ गया ह्यूमन फार्माकोलॉजी फेज फर्स्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होता है फेज फर्स्ट का वो ये होता है कि जो भी ड्रग है उसकी सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी जो है उसे स्टडी करा जा सके। दूसरा आता है थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल, जिसे फेज सेकंड कहा जाता है। इसके अंदर क्या है, जो ड्रग है उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो मेनली देखी जाती है कि ड्रग कितनी इफेक्टिव है। देन नेक्स्ट आता है थेरेपेटिक कंफर्मेटरी ट्रायल्स, जो कि फेज थर्ड ट्रायल्स होती है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो ड्रग है, ठीक है, उसके थेरेपेटिक बेनिफिट्स जो भी है उन्हें कंफर्म करा जा सके। ठीक है, लास्ट आता है पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल, जो कि फेज फोर्थ ट्रायल होती है। जब ड्रग को अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में जो है जब वो मार्केट कर दी जाती है ड्रग, तब पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स जो है वो करी जाती है। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास में आता है डिफरेंसेस इन इंडियन एंड ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो एक तो जो इंडियन फार्माकोविजिलेंस रिक्वायरमेंट्स है, एक जो ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस रिक्वायरमेंट्स है, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार हमसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले, जैसे हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर सबसे मेन तो हमें टेबल बनानी है, उसके अंदर डिफरेंसेस लिखने हैं। उसके अलावा हम सबसे पहले फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, ठीक है, उसकी सिंपली डेफिनेशन लिख लेंगे। तो फार्माकोविजिलेंस सिस्टम जो है ये सिंपली एक ब्रांच है फार्माकोलॉजिकल साइंस की, जो क्या करती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है उससे रिलेटेड चीजों से डील करती है। अब उसके बाद में एडवर्स इवेंट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, देन एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्टिंग इंडिया के अंदर किस तरीके से होती है। तो इंडिया के अंदर एक फार्माकोविजिलेंस सिस्टम है जो कि रेगुलेट करा जाता है सीडीएसओ के द्वारा। ठीक है, एंड इंडिया के अंदर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम भी है जिसके द्वारा एडवर्स इंसिडेंट्स जो भी होते हैं मेडिसिन से रिलेटेड उन्हें मॉनिटर करा जाता है। इंडिया के अंदर रिपोर्टिंग जो है एडीआर की, वो 3 तरीके से हमारे पास में होती है। एक तो हेल्थ के प्रोफेशनल्स के द्वारा, एक कंज्यूमर्स के द्वारा, एंड एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के द्वारा। देन एडीआर रिपोर्टिंग यूएसए के अंदर किस तरीके से होती है, तो यूएस फार्माकोविजिलेंस सिस्टम जो है वो यूएसएफडीए के द्वारा
द्वारा रेगुलेट होता है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसके अंदर भी फर्म रेगुलेशंस होती है जिसकी मदद से फूड एंड ड्रग रेगुलेशंस जो होती है फार्माकोविजिलेंस के लिए उसे इंप्रूव करा जाता है। अब यूएसए के अंदर एडीआर की रिपोर्टिंग जो है वो किस तरीके से होती है, तो मेनली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, रेगुलेटरी इंडस्ट्री हो गए या यूजर फैसिलिटीज हो गए, वो सिंपली एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करते हैं एडीआर फॉर्म 3500A या फिर 3500B के अंदर, एंड देन इन रिपोर्ट्स को एफडीए को वो सेंड कर देते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग जो है वो ऑनलाइन मेडवॉच की मदद से होती है एंड एफडीए जो है वो ये एडीआर रिपोर्ट को एफडीए एडवर्स इवेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के पास भेज देते हैं। अब इसके बाद में जो भी रिपोर्ट्स होती है, ठीक है, वो असेस करी जाती है क्लिनिकल रिव्यूअर्स के द्वारा, ठीक है, या तो सीडीईआर के अंदर या फिर सीबीईआर के अंदर। अगर कोई भी एक सेफ्टी कंसर्न उसके अंदर देखने को मिलता है एफएईआरएस के द्वारा, तो और इवेल्युएशन जो है वो करा जाता है। इसके अंदर अलग अलग तरह की स्टडीज जो है वो करी जाती है। अब जो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का, वो एटलीस्ट 10 ईयर्स तक जो है वो मेंटेन करके रखा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास में मेन टेबल है जिसके अंदर जो फार्माकोविजिलेंस जो भी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंसेस इंडिया, यूएसए एंड ईयू के बीच में हम लोगों ने रखा है। यह है यूरोपियन यूनियन, ये तो यूएसए आपको पता है, इंडिया भी आप लोग को पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पैरामीटर्स, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर डिफरेंस कर रहे हैं। देन यहाँ पर इंडिया से रिलेटेड पॉइंट्स, यहाँ पर यूएसए से रिलेटेड पॉइंट्स एंड यहाँ पर ईयू से रिलेटेड पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो ये टेबल प्रॉपर आपको नोट्स के अंदर दिख जाएगी। यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है रेगुलेटरी अथॉरिटी। इंडिया के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है सीडीएससीओ, यूएसए के अंदर होती है एफडीए एंड ईयू के अंदर होती है ईएमए। ठीक है, देन अथॉरिटी फार्माकोविजिलेंस के लिए इंडिया के अंदर होती है एनसीसी आईपीसी गाजियाबाद, यूएसए के अंदर होती है सीडीईआर या फिर सीबीईआर एंड ईयू के अंदर होती है यूरोपियन कमीशन या फिर यूड्रा विजिलेंस डेटा एनालिसिस सिस्टम। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइडलाइंस। तो इंडिया के अंदर जो पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स है इनके द्वारा दी जाती है गाइडलाइंस, या फिर शेड्यूल वाई के अंदर दी जाती है, या फिर फार्माकोविजिलेंस गाइडेंस डॉक्यूमेंट होता है फॉर एमएएच फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, देन यूएसए के अंदर गुड फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिस जो है उसके अंदर गाइडलाइंस होती है। फार्माको एपिडेमियोलॉजिक असेसमेंट, इसके अंदर जो है गाइडलाइंस दी जाती है। देन ईयू के अंदर गुड फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिसेस जो है इसी के अंदर सारी की सारी गाइडलाइंस होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑनलाइन एडीआर रिपोर्टिंग। तो इंडिया के अंदर विजी फ्लो के द्वारा करी जाती है, यूएसए के अंदर मेडवॉच के द्वारा करी जाती है, ईयू के अंदर यूड्रा विजिलेंस के द्वारा करी जाती है। देन आता है फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस। इंडिया के अंदर है विजी बेस, यूएसए के अंदर है FAERS स्मॉल डेटाबेस के लिए एंड सेंटिनल सिस्टम लार्ज डेटाबेस के लिए। देन ईयू के अंदर है यूरोपियन डेटाबेस सस्पेक्टेड एडीआर रिपोर्ट्स का, या फिर EVDAS या फिर EVWEB। ठीक है, देन 6 पॉइंट आता है स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट्स। मतलब अगर सीरियस एडवर्स इवेंट्स है तो उनकी जो स्पॉन्टेनियस केस रिपोर्ट्स है इंडिया के अंदर 15 दिन के अंदर करनी होती है, यूएसए के अंदर भी 15 दिन के अंदर करनी होती है एंड ईयू के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर करनी होती है। ठीक है, देन ADR फॉर्म्स, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए जो फॉर्म होते हैं, इंडिया के अंदर एक ही ADR फॉर्म होता है हर तरह के प्रोडक्ट की रिपोर्टिंग करने के लिए। यूएसए के अंदर वॉलंटरी रिपोर्टिंग के लिए 3500B फॉर्म होता है एंड मैंडेटरी रिपोर्टिंग के लिए 3500A फॉर्म होता है। देन ईयू के अंदर इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट फॉर्म होते हैं जिसके 3 डिफरेंट ICSR फॉर्म हमारे पास में रहते हैं। एक तो लेवल 1 आता है, एक लेवल 2A आता है, एक लेवल 3 आता है। ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास में आता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंडिया के अंदर एक फार्माकोविजिलेंस गाइडेंस डॉक्यूमेंट होता है सभी MAH के लिए और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो कि 2018 से इफेक्टिव है। यूएसए के अंदर रिस्क इवैल्यूएशन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है एंड ईयू के अंदर यूरोपियन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में टोटल 8 पॉइंट्स है। अगर हमारे पास 5 मार्क्स का 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये टोटल 8 पॉइंट्स डिफरेंस के हम लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग प्रॉपर टेबल जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी 5th यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर देना। एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही नहीं रही, क्या आपको इसके अंदर कुछ कमियां लगी, जो भी चीजें वो सारी चीजें आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।